गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। आपने फर्स्ट लेसन की मैंने जो वीडियो भेजी थी वो आपने देखी होगी। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी। आज अपन सेकंड लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है व्यापार से राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश लोग जो है वो भारत में व्यापार करने के सिर्फ यहाँ पर आए, व्यापार करने के लिए यहाँ पर आए भारत में, और अब उन्होंने यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली और वो यहाँ पर ही जम गए। तो इसमें पहला है हमारा पॉइंट ईस्ट इंडिया कंपनी। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया। इजाजतनामा, चार्टर से मतलब है इजाजतनामा, यानी कि जो ब्रिटिश की जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने महारानी एलिजाबेथ प्रथम से इजाज़त ले ली थी कि हम लोग यहाँ पर आ जाएं और अपना व्यापार शुरू कर दें। ये उन्होंने इजाज़त दी थी, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को द गामा ने भी पहली बार भारत तक पहुँचने में समुद्री मार्ग का पता लगाया। यानी कि पुर्तगाली लोग यहाँ पर आकर अपना व्यापार करने लगे और पुर्तगालियों का जो वास्को डी गामा था वो पहली बार भारत आया। तो कौन से मार्ग से आया? समुद्र मार्ग से वो भारत आया। उसने ही समुद्र का मार्ग खोजा भारत आने के लिए। पुर्तगालियों ने अपना पहला ठिकाना कहाँ पर बनाया? गोवा में। तो सबसे पहले गोवा में जाकर स्थित हो गए। उसके बाद में 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच और उसके बाद कुछ समय बाद फ्रांसीसी भारत आए। पुर्तगालियों के बाद में डच आए और फिर उसके बाद में फ्रांसीसी लोग भारत में आए। तो सबसे पहले कौन आए? सबसे पहले पुर्तगाली, फिर ब्रिटिश, फिर डच और फिर फ्रांसीसी लोग भारत में आकर अपना व्यापार करने लगे और यहाँ पर उन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। व्यापारियों को उस समय फैक्टर कहा जाता था। पहली इंग्लिश फैक्ट्री कब शुरू हुई? 1651 में शुरू हुई और वहाँ पर जो लोग काम करते थे उनको फैक्टर के नाम से जाना जाता था। 1996 में कंपनी की किलेबंदी शुरू हो गई। 1998 में मुगल फ्रांसों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली गई। 1996 में कंपनी की किलेबंदी शुरू हो गई और उसके बाद में 1998 में मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी ब्रिटिश लोगों ने अपने तरफ ले ली, जिसमें से एक गांव था कालीकट्टा, जो कि अभी कोलकाता के नाम से जाना जाता है। कंपनी ने औरंगजेब से शुल्क चुकाए बिना व्यापार करने का फरमान जारी करवा लिया। कंपनी ने जो मुगल बादशाह था, मुगल शासक था औरंगजेब, उससे बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान ले लिया था कि भाई हम लोग यहाँ पर शुल्क नहीं देंगे, कर नहीं देंगे और तो भी हम यहाँ पर व्यापार करेंगे। मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। अब औरंगजेब के बाद में पहले तो मुर्शिद कुली खान यहाँ का नवाब बना, उसके बाद में अली वर्दी खान बना और फिर उसके बाद में सिराजुद्दौला यहाँ का नवाब बना। फिर उसके बाद में आता है बच्चों प्लासी का युद्ध। सेकंड टॉपिक हमारा है प्लासी का युद्ध। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला ने 30,000 सिपाहियों के साथ काशी बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। सिराजुद्दौला जो था उसने अपने साथ में 30,000 सिपाही लिए और कंपनी के ऊपर अपना हमला बोल दिया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ सेना भेज दी। अब क्या हुआ कि जब कलकत्ता हाथ से निकलने की खबर जो उन्होंने सुनी तो उन लोगों ने क्या करा, रॉबर्ट क्लाइव जो था उसने 1757 में सिराजुद्दौला जो था उसके खिलाफ सेना भेज दी युद्ध करने के लिए। मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था। सिराजुद्दौला जो था उसका सेनापति कौन था? मीर जाफर, जो कि गद्दार था। उसने क्या करा, जब सिराजुद्दौला मतलब वो उसके साथ में युद्ध में तो गया, सिराजुद्दौला के साथ में युद्ध में गया, लेकिन उसने गद्दारी करी और वो अंग्रेजों से मिल गया। उसने उसका साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, सिराजुद्दौला जो था वो युद्ध में हार गया। फिर है बक्सर का युद्ध।
अब बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764। हमारा तीसरा पॉइंट है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर जाफर नवाब बना तो उसने भी क्या करा? कंपनी का विरोध किया। तो कंपनी ने उसको क्या करा? अपने नवाब के पद से हटा दिया और मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में अंग्रेजों ने उसको भी हरा दिया और फिर से मीर जाफर को दोबारा उसका नवाब बना दिया। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने ऐलान कर दिया कि यहाँ हम खुद ही यहाँ के नवाब बनेंगे, खुद ही यहाँ का शासन चलाएंगे, हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। इसके बाद में है रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर दी थी। वैसे तो देखो बच्चों, भारत में बहुत अधिक ब्रिटिश शासक यहाँ पर आए और उन्होंने मतलब बहुत सारी यहाँ से दौलत लेकर वापस से चले गए और वहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी बिताई। लेकिन कुछ शासक ऐसे थे जो कि बहुत कम संपत्ति यहाँ से ले जा पाए। लेकिन जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने बहुत बेहिसाब यहाँ से दौलत जमा कर दी थी और 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी सफाई देनी पड़ी। उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया गया। हालांकि इसका ये आरोप को बाद में हट भी गया था, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद में आती सहायक संधि। हमारा तीसरा पॉइंट है सहायक संधि। गवर्नर जनरल रिचर्ड बेलेजी, इन दोनों के बीच में सहायक संधि हुई थी 1798 से लेकर 1805, जो रियासत सहायक संधि को मान लेती थी। यानी सहायक संधि क्या होती थी? जो भी रियासतें सहायक संधि को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती। उसके बाद में टीपू सुल्तान शहर मैसूर। हैदर अली 1761 से 1782 तक टीपू सुल्तान कौन था? हैदर अली का पुत्र था। 1782 से 1799 के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। 1785 में टीपू सुल्तान ने बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया था। टीपू ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध बनाए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण करा। पहले क्या होता था कि मतलब सेना को इतनी सुविधाएं नहीं मिलती थी, ना इतने अस्त्र के बनाए हुए युद्ध का ज्ञान था। लेकिन जब टीपू सुल्तान फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ में मिल गया और उसने अपनी सेना को ये सारा आधुनिकीकरण दिया। उसने मतलब किस तरीके से युद्ध में लड़ना है, उनको कौन कौन से अस्त्र शस्त्र चाहिए, वो सभी उसने उनको प्रदान किए। 1792 में मराठों हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। जब मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की जो संयुक्त फौजें थी, उन्होंने जब टीपू पर आक्रमण किया तो टीपू ने क्या करा? अंग्रेजों के साथ में एक संधि कर ली और संधि में उसको क्या करना पड़ा? अपने दो जो उसके पुत्र थे उनको बंधक के रूप में अंग्रेजों के पास में रखने पड़े। श्री रंगपट्टनम की आखिरी लड़ाई में टीपू मारा गया तथा सत्ता गौड़िया राजवंश के हाथों में सौंप दी गई। जब टीपू सुल्तान मारा गया तो फिर जो सत्ता थी वो गौड़िया राजवंश के हाथों में चली गई। इसके बाद में आता है बच्चों मराठों से लड़ाई। हमारा छठा टॉपिक है मराठों से लड़ाई। 1761 में पानीपत की लड़ाई, तीसरी लड़ाई के हार के बाद मराठा राज्य कई राज्यों में बढ़ गया। जब तीसरी लड़ाई हुई तो मराठा राज्य कई हिस्सों में बढ़ गया था, कई राज्यों में बढ़ गया था। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी के सदस्य थे। अब उसके बाद में मराठों के साथ अंग्रेजों के 3 युद्ध। कितने युद्ध हुए? अंग्रेजों के मराठों के साथ 3 युद्ध हुए। अब पहला युद्ध 1782 में सालभाई संधि के साथ खत्म हुआ। दूसरा युद्ध था 1830 से 1805 में हुआ। इसे उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए।
और जो तीसरा युद्ध था वो 1817 से 1819 में मराठों ताकत पूरी तरह से कुचल दिया गया। तीसरे युद्ध में मराठा बिल्कुल हार गए थे, उनकी ताकत को अच्छी तरह से पूरी तरह से कुचल दिया था अंग्रेज लोगों ने। विंध्य के दक्षिण में स्थित दूसरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। इसके बाद में सर्वोच्चता का दावा, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सर्वोच्चता का दावा। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। किसके नेतृत्व में शुरू की गई? लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में एक सर्वोच्चता की नीति शुरू की गई, जिसके अंतर्गत कित्तूर यानी कर्नाटक की रानी जो चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। जो महारानी थी उनकी 1829 में जेल में मृत्यु हो गई। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से डर गई थी, इसलिए उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी स्थापित कर ली। उसके बाद में आता है विलय नीति। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विलय नीति। विलय नीति में देखिए, अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1857 के बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासन में चली। इसके शासनकाल में चली थी, डलहौजी के शासन में चली थी। इस सिद्धांत के अनुसार किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प दी जाती थी। इसमें क्या होता था कि अगर मान लो कोई भी शासक है और उसके कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी जो रियासत थी वह कंपनी के द्वारा हड़प ली जाती थी। 1856 में कंपनी ने अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे भी हड़प लिया था। 1856 में क्या हुआ, जो अवध का जो नवाब था, हालांकि उसके कोई मतलब ऐसा नहीं था कि उसके पुरुष वारिस ना हो, फिर भी उस पर कुशासन का आरोप लगा दिया था और उसको हड़प लिया था। नए शासन की स्थापना, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नए शासन की स्थापना। गवर्नर कॉर्नवेलिस हेस्टिंग्स के समय तक कंपनी बंगाल, बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। यानी कि कंपनी ने बंगाल, बम्बई और मद्रास के ऊपर भी अपनी सत्ता हासिल कर ली थी। इनका शासन गवर्नर के पास होता था तथा सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता। 1772 में हर जिले में 2 न्याय अदालतें स्थापित की गई। कौन कौन सी? फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का संकलन करने का काम सौंपा गया। अब 11 पंडितों को काम क्यों सौंपा गया? क्योंकि भारत में अलग अलग कानून बन चुके थे जिनका कि मतलब उन लोगों को समझ में नहीं आता था, अंग्रेजों को उनकी भाषा समझ में नहीं आती थी, इसलिए पंडितों को तो इसका मतलब उनको संचालन करने के लिए पंडितों को नियुक्त किया गया। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने करा? N.B. हॉल हेड ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद करके उनको समझाया। उसके बाद में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1773। भारतीय जिले में कलेक्टर का सबसे बड़ा पद होता था। भारत में कलेक्टर का जो पद था वो सबसे बड़ा माना जाता था, कि जैसे कि आपको नाम से पता चलता है, इसका काम लगान तथा कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिसों, अधिकारियों व दरोगों की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। ये कलेक्टर का काम होता था। उसके बाद में आता है कंपनी की फोर्स। अंग्रेज अपनी सेना को सिपोय, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, अंग्रेज अपनी सेना को कौन से नाम से पुकारते थे? सिपोय के नाम से पुकारते थे। इनके सैनिक मस्केट, तोड़ेदार बंदूक और मैचकॉल से लैस होते थे। इनके जो सैनिक थे उनके पास में बंदूकें होती थी और मैच लॉक होते थे। इसके बाद में आता है निष्कर्ष। अब देखिए क्या निष्कर्ष निकला। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक और औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। फिर उसके बाद में आता है सबसे लास्ट में दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार। 17वीं शताब्दी में डच व्यापारियों के दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर दास व्यापार शुरू
हो चुका था। अब बच्चों ये हमारा 8वीं क्लास का सेकंड चैप्टर पूरा हो चुका है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा।